अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी क्लास TELT इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर। आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है इसका ऑनलाइन सेशन का। इसका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 363 का, जिसमें चैप्टर नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि किसके रेलिवेंट है। ठीक है, आज हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में उसको देखेंगे कि क्या होती थी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और किस तरह वो काम करती थी। ठीक है, फिर लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो है वो रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि एक असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देखेंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद एट लास्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ ड्रेसिंग मोड का रिकैप देखेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस चैप्टर में दोबारा से वो उसका इंट्रो आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले चैप्टर नंबर 6 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो उसको समझने के लिए आप एक आम ज़बान को समझें कि जैसे एक आम लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, ये वाली लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, जब हमने एक बंदे को अपनी की बात समझानी होती है, जैसे मुझे आप लोगों को कुछ समझाना है तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक लैंग्वेज कौन सी चूज़ कर रहा हूँ, मैं उर्दू को चूज़ किया हुआ है और उसमें बात कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस में जो आपको कह रहा हूँ वो समझ में आ सके। सेम एज़ इट इज़, जब हमने कंप्यूटर से अपना कोई काम लेना होता है तो हमें कंप्यूटर की ज़बान में बात करनी पड़ती है, और उन ज़बानों को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे असेंबली लैंग्वेज हैं, लो लेवल लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जितनी लैंग्वेजेस आती हैं, फिर ये उनकी टाइप्स आती हैं। बेसिकली ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें जो है अमेंडमेंट करके तो ये फास्ट इनको करना, इजी टू अंडरस्टैंड करना, हाई लेवल लैंग्वेज में जाना, ये सारी आगे जो होती हैं टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली ये जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं। चलें जी, शुरू करते हैं जी। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि जो कंप्यूटर इजी टू अंडरस्टैंड कर सकता है उनको। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कि इसको किस तरह कर सकते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है आपने समझना है कि ये कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक होती है, मशीन के ज़्यादा नज़दीक होती है। मशीन विद लेस ट्रांसलेशन इसको अंडरस्टैंड कर सकती है, और ह्यूमन के लिए इसको याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे जी, डैट इज़ वेरी क्लोज टू मशीन, जो मैं बात कर रहा था कि ये क्लोज टू मशीन होती है लैंग्वेज। और जैसे कि उन्होंने बताया बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज में आप देखें तो मशीन लैंग्वेज 1010 इस तरह की लैंग्वेज होती है। यानी जो बाइनरी होती है, प्योर बाइनरी होगी, वो मशीन लैंग्वेज होगी। और ये लैंग्वेज कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन इसको समझ सकता है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड टू अंडरस्टैंड है ऑब्वियसली। 1010 इसके कितने कम्बिनेशंस होंगे? आपने एक ए लिखना हो तो उसके लिए कम्बिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, बी के लिए कम्बिनेशन, यानी कि जितने भी कीबोर्ड के कैरेक्टर्स हैं उन सब का आस्की कोड होगा। उस आस्की कोड को बाइनरी में चेंज किया जाएगा, फिर उस बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड होगा फॉर द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है जी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है जी? ह्यूमन रीडेबल थी। ठीक है, इसमें जो है ये MOV मूव को रिप्रेजेंट कर रहा है, AX एक रजिस्टर है, BX भी एक रजिस्टर है। तो ये इस तरह थोड़ा इसमें मिमोनिक्स को यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मिमोनिक्स लिखा हुआ है ना, ये मिमोनिक्स को यूज़ किया जाता था। इट यूज़ मिमोनिक्स, यानी कि मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट वर्ड्स होते थे। मूव के लिए MOV लिख दिया, ऐड के लिए ADD लिख दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिख दिया, तो ये मिमोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड हम क्या करते थे असेंबली लैंग्वेज में? मिमोनिक्स के ऊपर डिपेंड करते थे, मिमोनिक्स को याद करते थे, जो कि एज़ कम्पेयर टू इसको रिमेंबर करना आपके बाइनरी कोड को, ये ईजी होता था मिमोनिक्स को याद रखना एज़ कम्पेयर टू बाइनरी कोड। आगे जी एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है हमने, जैसे एड्रेसिंग मोड्स में भी पढ़ा था। MOV AX, यानी AX एक रजिस्टर है जिसमें हम 5 नंबर एक मूव करवा रहे हैं। ऐड AX3, AX में पहले 5 मूव कराया, फिर AX में 3 को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो इस तरह ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस काम करती थी।
नेक्स्ट है जी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द असेंबली लैंग्वेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी होनी चाहिए, उसको पहले तो हम हार्डवेयर लेवल पे देखते हैं कि हार्डवेयर लेवल में कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिसमें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर होना चाहिए, मेमोरी रैम होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हार्डवेयर बेस्ड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले असम्बलर आ जाता है। जैसे हमने असम्बलर, मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया था कि जो असम्बली लैंग्वेज भी है उसको भी कंप्यूटर डायरेक्टली तो नहीं समझ सकता, ठीक है, उसमें क्योंकि मिमोनिक्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो है वो डेसिमल नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं, हेक्साडेसिमल भी हो रहे हैं, तो कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी को समझता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, इनटू मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड। तो उसके लिए हमें असम्बलर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, असेंबली कोड को मशीन कोड में, यानी कि हमारी जो इधर की एग्जांपल ले लें, ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस थी ये वाली असेंबली लैंग्वेज की, इनको कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड के अंदर 0 1 0 बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ हमारे पास असेंबलर्स के जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके नेम हैं MASM, TASM, NASM। ये वाले असेंबलर्स जो हैं ये असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो असेंबलर थी। आगे नेक्स्ट है जी लिंकर। लिंकर जो होता है वो कंबाइन करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी होती हैं? ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड होता है जिसको असम्बलर, असेंबली जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में जब कन्वर्ट कर देता है तो मशीन कोड वाली जो फाइल होगी एंड पे बची हुई उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलेंगे। यानी असेंबलर की जो आउटपुट पे हमें फाइल मिलेगी वो ऑब्जेक्ट फाइल होगी, और लिंकर क्या करेगा, उसको फिर एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उस 1 0 1 जो बाइनरी है हमारे पास उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कंप्यूटर पर चलने के लिए उसको एक्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। आपने जैसा देखा होगा कि डॉट एक्जी जो होती है ये हमारे सॉफ्टवेयर की रनिंग एक्सटेंशन होती है, कि इसके ज़रिए पता चलता है कि ये एक विंडोज़ का एग्जीक्यूटेबल फॉर्म वाला कोई सॉफ्टवेयर है, इसने कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर चलना है। तो ये ऑब्जेक्ट कोड को 1 0 1 को लिंकर जो है वो एक्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, ताकि वो कंप्यूटर पे रन हो सके। नेक्स्ट आता है लोडर हमारे पास। तो लोडर का काम होता है, अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी की चीज़ ने चलना है कंप्यूटर के ऊपर तो उसको मेमोरी में लोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रैम नहीं होगी आपकी तो वो मेमोरी में लोड नहीं होगा। ठीक है, तो मेमोरी में लोड करने के लिए लोडर यूज़ होता है, जो कि प्रोग्राम को लोड करता है इनटू मेमोरी, लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड रनस इट। हमारी मेमोरी में, हमारी हार्ड ड्राइव से उठा के फिर उसको रैम में अपलोड करता है ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। फिर टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए होगा। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? नोटपैड है, VS कोड है, यानी कि जिसके अंदर हम लिखेंगे, कोड को लिखेंगे, जैसे जो इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी MOV, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वो जिसके अंदर हमने असेंबली का कोड बनाना है उसके लिए एडिटर, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर हम टेक्स्ट को लिख सकें। तो ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास। 4 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी और 3 हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी फॉर द रनिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज कोड। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, ये दे आर द स्मॉल मेमोरी लोकेशंस इनसाइड अ CPU, और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। ठीक है, कि मैंने आपको समझाया था कि जितनी क्लोज होगी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और रजिस्टर्स तो बिल्कुल ही CPU के अंदर होते हैं। ठीक है, उनकी जो वायरिंग है, सर्किट है, सारा CPU चिप के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो रजिस्टर्स आर द स्मॉल मेमोरी लोकेशन इनसाइड द CPU। कॉमन रजिस्टर्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। तो AX अकामुलेटर रजिस्टर है, BX बेस रजिस्टर है, CX काउंटर रजिस्टर है, DX डाटा रजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 4 AX, BX, CX, DX। ठीक है, तो ये कॉमन रजिस्टर्स हैं हमारे पास। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है जी? इंस्ट्रक्शन सेट अब हमने पढ़ना है। सेट ऑफ कमांड एट CPU अंडरस्टैंड, ऐसी कमांड का सेट जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा MOV मूव डाटा, ADD ऐड करने के लिए, SUB सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मिमोनिक्स को यूज़ किया जा रहा है, इनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जो कि CPU अंडरस्टैंड करता है। थर्ड पे है जी हमारे पास असम्बलर डायरेक्टिव्स। तो असम्बलर डायरेक्टिव्स आर द कमांड फॉर द असम्बलर। जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कमांड्स थी फॉर द CPU,
और जो असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं वो कमांड्स हैं फॉर द असेंबलर ओनली, ठीक है, नॉट फॉर द सीपीयू। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू के लिए होती हैं, जो असेंबलर डायरेक्टिव्स होंगी वो असेंबलर के लिए होंगी। कॉमन डायरेक्टिव्स कौन सी हैं जी? डीबी डिफाइन बाइट, यानी डीबी से मुराद आप लेंगे डिफाइन बाइट। आपने एक बाइट डेटा जो है वो स्टोर करवाना है तो आप उसको इस तरह लिखेंगे ADB5। तो ये 5 जो है डीबी यानी एक बाइट का डेटा लोकेशन रिजर्व कर ली और उसके अंदर हमने 5 को स्टोर कर दिया। अगर आपको 2 बाइट का डेटा चाहिए तो आप फिर डिफाइन वर्ड करोगे, यानी DW डिफाइन वर्ड, ठीक है। DW 1000, ये जो 1000 अब DW के अंदर हमने जो डिफ़ाइन किया लोकेशन, उसका नाम बी रखा। DW उसका साइज़ बता दिया कि 2 बाइट का होगा, वो वर्ड उसका डेटा टाइप होगी, और उसके अंदर हमने 1000 को मूव करवा दिया। इसी तरह डिफाइन स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम के स्टार्टिंग एड्रेस को शुरू करने के लिए असम्बली लैंग्वेज को हमने स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी में बताना है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे रिजाइड करेगा, कहाँ पे होगा। तो उसके लिए ORG 100H जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी के एड्रेस को बता रहा है। एंड है जी, के जहाँ पे आपको पता है असेंबलर को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है तो उसको मार्क करते हैं हम END के साथ। जब हमारा प्रोग्राम हम लिख लेते हैं पूरा असेंबली लैंग्वेज का, एंड पे हम END लगाते हैं ताकि प्रोग्राम एंड हो सके, असेंबलर को पता चल जाए यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए है। ये भी जो है आपका असेंबलर डायरेक्टिव्स में आएगा EQU, यानी कांस्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता बाद में थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर मैं एक दफ़ा 10 इसकी वैल्यू सेट कर दूंगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर किसी वजह से मेरे से गलती से भी चेंज होगी तो वो चेंज नहीं होगी, एरर आएगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट डिक्लेयर्ड हुआ है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में वही होनी चाहिए, उसको अगर गलती से भी प्रोग्राम में कहीं पे चेंज भी हो जाती है तो वो उसमें एरर आना चाहिए। तो उनके लिए ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए 3.14 है जैसे पाई की वैल्यू, तो उस पाई की वैल्यू को हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सेगमेंट एंड एंड्स। सेगमेंट जो है वो भी डिफाइन करते हैं मेमोरी सेगमेंट्स को, ठीक है। डाटा सेगमेंट है, ठीक है, ADB यानी डिफाइन बाइट मैंने किया 5, फिर उसका नाम रखा, मेमोरी लोकेशन रखी, DB से मुझे उसका एक बाइट का साइज़ मिल गया और उसके अंदर मैंने 5 को स्टोर कर दिया है और यहाँ पे डेटा एंड्स कर दिया। इस तरह से पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऐसी कमांड्स होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल बाय सीपीयू होती हैं। अब ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू होंगी और असेंबलर डायरेक्टिव्स जो हैं वो होंगी रेलिवेंट टू असेंबलर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यानी कि डेटा को इधर उधर मूव करवाने के लिए, जैसे रजिस्टर से रजिस्टर, मेमोरी से रजिस्टर, ठीक है। तो उसके लिए मूव AX BX, इसका मतलब है कि BX के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है AX के अंदर उसको मूव कर दो, ठीक है। और इसका मतलब है कि 5 को AX के अंदर मूव कर दो। आगे जी, मूव से मुराद ट्रांसफ़र कर दो, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। आगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो अरिथमेटिक के अंदर आपको जैसे पता है कि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होंगी। ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो ऐड करने के लिए यानी AX के अंदर 2 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन के लिए AX से 1 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई BL के BL जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, CL के और डिव जो है वो डिवीजन कर दो। ये इंस्ट्रक्शंस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि चीज़ों को कंपैरिजन जब आपने करना होता है, ठीक है, जैसे कि एंड है, ठीक है। और एंड जो है वो आपको पता है जी, जब कब उसकी आउटपुट जो है 1 होती है, जब दोनों उसकी इनपुट 1 हो। तो ये चेक करेगा AX में अगर 5 मौजूद है और BX के अंदर 4 मौजूद है तो 5 की पहले बाइनरी होगी, फिर 4 की बाइनरी होगी, ठीक है। और फिर उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, उनका एंड परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कोड आता है 5 का 1011, तो इसी तरह 4 का आता है 0010। तो इसका एंड क्या आएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कहाँ पे होगा एंड का, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास दोनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट भी हाई आती है। तो ये एंड ऑपरेशन इस तरह BX और AX पे परफॉर्म होगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो है वो और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इसी तरह XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। XOR का आपको पता है डिफरेंट इनपुट्स पे उसकी आउटपुट हाई होती है, ठीक है। ये
और फिर इसके बाद कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करना है। यानी जंप लेबल का मतलब है कि अगर मैंने लाइन नंबर 1 से लेके 100 तक मेरा कोड लिखा हुआ है और मैं जो हाँ 100 वाली लाइन से दोबारा मूव जंप करवाना चाहता हूँ इसको 1 वाली पे, तो मैं जंप लेबल को यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर कोड मुझे दोबारा से मैंने पीछे जाना है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना है प्रोग्राम में, तो मैं जंप करवाऊँगा प्रोग्राम को JMP लेबल के ज़रिए। कॉल फंक्शन होती है कि आपने कोई फंक्शंस बनाए, उनको इन्वोक करना है, चलाना है, तो उसके लिए कॉल फंक्शन यूज़ किया जाता है। फंक्शन से क्या मुराद होता है? फंक्शन होता है आपका छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ कोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैं ऐड करने के लिए कैलकुलेटर का एक फ़ंक्शन बनाता हूँ कि जो दो ऑपरेंड लेगा उनको प्लस करके मुझे उनकी आउटपुट देगा, तो ये एक फ़ंक्शन बनेगा। ठीक है, ये स्मॉल पीस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। एड्रेसिंग मोड है नेक्स्ट, वो हमने पढ़ लिए हुए हैं। एड्रेसिंग मोड जिसके अंदर हमने पढ़ा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ा, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स पढ़े। तो वो पुरानी वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, आप जाके तो उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए ये था। आपका किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। थैंक यू।